Hello dear learners, PG is here and welcomes you in PG Point। कैसे हैं आप सब? होप सो एकदम बढ़िया होंगे। और शुरू करेंगे आज का आपका सेशन, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और पहले तो क्लास शुरू होने से पहले मैं यही चाहूँगी कि आप एक बार सेशन को क्या कर दीजिए, अपने जो भी ग्रुप्स वगैरह हों उन तक क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेशन आप हमें कमेंट करना तथा सेशन को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और शुरू करेंगे आज का आपका सेशन। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि पेपर 1 की जो एक आपकी क्लास होती है वो सुबह कितने बजे होती है, 10 बजे। और ये आपकी पेपर 2 की क्लास कब होती है, रोज़ शाम को 4 बजे होती है। एक सेशन और शुरू करेंगे बहुत जल्द, और उसी के साथ में कुछ फर्स्ट सेमेस्टर वालों की भी क्लासेस जल्द ही चैनल पर शुरू करेंगे, है ना। तो एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर चुके होंगे, आशा ही नहीं पे तो विश्वास है। और शुरू करेंगे गैर सरकारी संगठन यानी NGOs क्या होते हैं, इनको कैसे हम लोग प्रोत्साहित करते हैं और ये हमारे समाज के लिए किस रूप से, है ना, मदद करती हैं और क्या काम होते हैं इनके, इन सब की विशेषताएँ क्या कार्य हैं, सब कुछ हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो सरकार द्वारा संचालित लगभग सभी योजनाओं में गैर सरकारी संस्थानों का सहयोग सदैव क्या होता है, शामिल होता है। असमर्थी बच्चों की शिक्षा व उनके देखभाल के संदर्भ में ये क्षेत्र प्रमुख है। यानी कि जो बच्चे क्या हैं, असमर्थ हैं, यानी कि इनएलिजिबल हैं, उनके संदर्भ में अगर हम देखें तो जो NGOs होते हैं वो आपका बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं आज इस भारत देश में। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, किस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि केवल सरकारी योजना ही नहीं तथा विद्यालय, समझिएगा, केवल सरकारी योजनाएं तथा विद्यालय बना देने से ही योजना सफल नहीं होती है। ये जितनी महत्वाकांक्षी योजना है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। यदि इसको उचित तथा सावधानीपूर्वक क्रियान्वित नहीं किया गया तो यह एक सैद्धांतिक नारा बनकर रह जाएगी। और इसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए उचित पाठ्यक्रम, शैक्षणिक विधि, मूल्यांकन विधि को भी विकसित करना आवश्यक है। साथ ही इसकी सफलता के बारे में लोगों को अवगत कराना भी आवश्यक है। सरकार भी उन्हें सक्रिय रूप से नीति के सूत्रीकरण, योजना क्रियान्वयन, निगरानी में सम्मिलित करती है और दिव्यांगता से जुड़े कई मुद्दों पर उनसे परामर्श प्राप्त कर रही है। NGO के साथ कार्य व्यवहार को दिव्यांगता से जुड़े योजना, समझिएगा, दिव्यांगता से जुड़े योजना, नीति सूत्रीकरण और क्रियान्वयन के क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा। जो आपका मानव संसाधन विकास यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इनके अंतर्गत आप देख पाते हैं कि जो आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो आपकी सहायक नर्स होते हैं जिन्हें आप दाई कहते हैं ना, इसके इत्यादि, इनके समेत स्वास्थ्य सेवा तथा समुदाय विकास के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, ये सब भी इन्हीं के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। सेवा प्रदान करने वाली सरकारी कर्मचारी तथा NGO के लिए प्रशिक्षण तथा उन्मुखीकरण में सहायता करना। और उसके बाद में समुदाय के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने वाले, जैसे आपका कौन है, पंचायत हो गए, परिवार के मुखिया हो गए, ये सब लोग भी प्रशिक्षण तथा सुग्राहिता कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। परिवार के सदस्यों की देखभालकर्ता के रूप में प्रशिक्षण तथा उन्मुखीकरण, ये सब आपका MHRD के अंतर्गत। पुनर्वास कर्मचारी के प्रशिक्षण के लिए योजना निर्माण में भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि नोडल एजेंसियों की भूमिका निभाएगा। और दिव्यांगता से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम में राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाएगा और इसके लिए 5 वर्षीय कार्य योजना का विकास भी किया जाएगा। वहीं अगर हम अनुसंधान की बात करें, रिसर्च की बात करें, खेलकूद आमोद प्रमोद की बात करें तो देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिव्यांगों की जो शिक्षा है ये अल्टीमेट है आपके लिए, ये बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2020 तक प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को प्री स्कूल यानी प्राथमिक तथा माध्यमिक सेकेंडरी स्तर की शिक्षा प्राप्त हो सके। और इस दिशा में कुछ इस प्रकार से कार्य भी किया जा रहा है। कैसे? स्कूलों में यानी कि जो भवन, मार्ग, शौचालय, खेल के मैदान और प्रयोगशाला, पुस्तकालय इत्यादि में अवरोध मुक्त कराना। उसके बाद में स्कूल या कई स्कूलों को आसानी से पहुंच में आने वाले केंद्रों को पढ़ाने या सिखाने की तकनीकी या पूरक विशेष प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद में तकनीकी सिखाने वाले यंत्र, जैसे आपके खिलौने हो गए, ब्रेल, टॉकिंग बुक, उचित सॉफ्टवेयर इत्यादि भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सामान्य पुस्तकालय में आप ई-लाइब्रेरी, ब्रेल लाइब्रेरी तथा टॉकिंग बुक लाइब्रेरी संसाधन कक्ष की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जो होते हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज़ आपकी, ओपन, उसमें क्या होता है, दूर शिक्षा कार्यक्रम के लोकप्रिय बनाया जाएगा और उसे देश के अन्य भागों में भी फैलाया जाएगा। एक दूसरे से बात करने के लिए मूक बधिरों की संकेत जो भाषा होती है ना, जो बोल नहीं सकते हैं, वो आप देखते हो कि लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, जो आपकी संकेतिक भाषा होती है ना, देखते होंगे आप जब भी समाचार आते हैं टीवी में तो एक साइड में वो कुछ हाथ से ऐसे संकेत दे रही होती है, तो वो उन्हीं लोगों के लिए होते हैं, है ना।
वैकल्पिक तथा संवर्धी बातचीत व अन्य माध्यमों को एक प्रभावी माध्यम के रूप में पहचान दी जाएगी, उनका मानकीकरण किया जाएगा तथा उन्हें लोकप्रिय भी बनाया जाएगा। ठीक, स्कूल की स्थापना आसानी से पहुंचने वाली दूरी पर की जाएगी। अन्य समुदाय, राज्य तथा एनजीओ के सहयोग से परिवहन व्यवस्था भी की जाएगी। स्कूलों में माता पिता शिक्षक के बीच परामर्श तथा परेशानी से निपटने की प्रणाली जो होती है, इसकी भी स्थापना की जाएगी। प्राथमिक जो आपके मध्य विद्यालय तथा जो उच्च स्तरीय शिक्षा में दिव्यांग छात्राओं का दाखिल तथा उनके उपस्थिति के आंकड़े जो है ना, कि कितना आ रहा है बच्चा, कितना नहीं आ रहा है, इनके जो एब्सेंट प्रेजेंट के आंकड़े होंगे, इनकी वार्षिक रूप से समीक्षा भी की जाएगी कि क्या हम लोग कितना % रेशियो प्राप्त कर पाए हैं। दिव्यांगता से प्रभावित कई बच्चे जो समावेशी शिक्षा प्रणाली में भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें विशेष स्कूल के जरिए भी शिक्षा प्रदान की जाएगी। कुछ मामलों में दिव्यांगता की प्रकृति, निजी परिस्थितियों तथा प्राथमिकताओं के कारण गृह आधारित शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। उसके बाद में आपके जो असमर्थीय व्यक्तियों से संबंधित वर्तमान अधिनियमों में कुछ परिवर्तन भी किया जाएगा। जैसे आप देख पाएंगे, दिव्यांग जो होते हैं ये समान अवसर अधिकारों की सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 को पास हुए लगभग 10 साल तो बीत चुके हैं। ठीक, और हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम में कुछ संशोधन आवश्यक हो गए हैं। इससे जुड़े उपक्रमों में परामर्श के बाद ये सुधार संपन्न किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 ने इस बात का स्पष्ट संकेत दिया कि 1995 के अधिनियम से संबंधित असमर्थी बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल पॉलिसी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2005 में परिवर्तन की आवश्यकता है। समाज को चेतना संपन्न तथा जागरूक बनाए बिना समावेशी शिक्षा का सफल क्रियान्वयन निश्चित है कठिन है, और इसकी सफलता के लिए इसे लागू करने वाले तंत्र की मानसिकता में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे विशेष आवश्यकता वाले बालकों के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके। इस प्रयास में परिवार तथा समाज के अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाएं जो होती हैं, यानी कि स्वयंसेवी संस्थाएं जस्ट लाइक आपके एनजीओ तथा जो मीडिया के महत्वपूर्ण योगदान की बहुत ज़्यादा नीड है। उसके बाद में असमर्थी बालकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 के जो सुझाव हैं उनके विषय में अगर हम बात करें तो प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर असमर्थी बालकों की शिक्षा आवश्यक रूप से आगे बढ़ाने के लिए वार्षिक परीक्षा ली जानी चाहिए। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य या क्षेत्र में समावेशी शिक्षा के लिए मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। जो असमर्थी बालक समावेशी शिक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें विशेष स्कूल में शिक्षा प्रदान की जाएगी। पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय इनकी विशेषताओं को भी ध्यान में रखा जाएगा, और जो इनका जो मूल्यांकन होगा, यानी कि जो कॉपी चेक होती है, जो मतलब इनको जज किया जाएगा, वो भी सरल नियमों को अपना करके, है ना। असमर्थी जो बालक होते हैं इनके लिए एक ही भाषा सीखने तथा गणित जैसी परीक्षाओं में कुछ छूट देकर भी परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। 6 वर्ष तक के दिव्यांग बालकों की पहचान करके उनका उचित उपचार करके समावेशी शिक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। मानसिक रूप से अपंग बालकों के लिए मनोवैज्ञानिक पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रधानाचार्य तथा शिक्षक द्वारा असमर्थ बालकों को स्कूल में प्रवेश न देने की अज्ञानता को दूर करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आप देखते होंगे कि मना कर देते हैं कि आप जो है यहाँ पर प्रवेश नहीं हो पाएगा, इनका प्रवेश जो है बच्चों का जो असमर्थ है उनके स्पेशल स्कूल में होगा। तो ऐसा नहीं होता है। जो प्रधानाचार्य होते हैं उनको भी इस चीज़ से रूबरू करवाया जाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना, प्रवेश आप देंगे। समावेशी शिक्षा के तहत ये क्या है, एक नियम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अगर हम बात करें तो जहाँ संभव हो अत्यधिक बाधित सामान्य शारीरिक दोषों से बाधित की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ होगी। ऐसा किस एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया था, तो जो आपकी 1986 वाली एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके अंतर्गत। विशिष्ट शिक्षण संस्थाएं आवासीय सुविधा को साथ स्थापित हों, यानी कि जो हॉस्टल है वो भी उसमें लाया जाए। जहाँ तक संभव हो ऐसी संस्थाओं में बाधितों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का उपयुक्त व्यवस्था हो। अध्यापकों के प्रशिक्षण का विकास करना, अभिविन्यास की व्यवस्था करना, विशेषता प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों का, जिससे वे जो अबाधित बालक हैं इनकी विशिष्ट कठिनाइयों का सामना कर दूर कर सकें। शारीरिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयास यानी कि प्रत्येक संभव दिशा में किए जाएंगे। अब वहीं पर अगर हम बात करें भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 की, तो भारतीय पुनर्वास परिषद को अंग्रेजी में रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद को। ठीक है, उसके बाद में भारतीय पुनर्वास परिषद को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 1986 में स्थापित किया गया था। उसके बाद में सितंबर 1992 को भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद एक संवैधानिक निकाय के रूप में 22 जून 1993 को अस्तित्व में आई। अधिनियम को
संसद द्वारा वर्ष 2000 में अधिक व्यापक बनाने के लिए इसमें संशोधन भी किया गया। इस जन आदेश के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद की नीतियों व कार्यक्रमों को विनियमित करने यानी कि दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास एवं शिक्षा का दायित्व दिया गया। पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करना, काम करने वाले व्यावसायिकों एवं कार्मिकों को एक पुनर्वास पंजिका में पंजीकृत करने का कार्य भी सौंपा गया। इस अधिनियम के अंतर्गत अयोग्य व्यक्तियों के द्वारा दिव्यांगता व्यक्तियों को सेवाएं देने के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने का अधिकार प्रदान किया गया और इसके वर्तमान अध्यक्ष के रूप में मेजर जनरल सेवानिवृत्त इयोन कार्डोजो हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अब देखिएगा, अब ये जो चीज़ है ना, अब जैसे राममूर्ति कमेटी है, इसके विषय में हम आपको बता देते थोड़ा बहुत। राममूर्ति कमेटी 1992 की संस्तुतियां जो हैं, जो रिकमेंडेशन है राममूर्ति कमेटी की तरफ से, ये समझिएगा आप कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन प्रारूप को कार्यों एवं नियमों पर टिप्पणी देने के लिए राममूर्ति कमेटी का गठन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा बाधितों के बारे में कुछ विशेष उपाय बताए गए जो निम्नलिखित हैं। कैसे बताया गया, क्या बताया गया, तो समझिएगा। इनकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई, NPE है ना, जैसे उसके बाद में इन्होंने शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांगों को समाज के सामान्य बालक यानी कि जो एकदम जनरल स्टूडेंट है, जिसकी बुद्धि 90 से 110 के बीच में, इनके साथ शिक्षा देने का सुझाव दिया। क्रियात्मक कार्यक्रम ने बाधितों की शिक्षा के क्षेत्र में विस्तृत साधनों के बारे में चर्चा की, जैसे सेवाओं के साथ साथ अध्यापकों को प्रशिक्षण, कि भाई टीचर्स को भी प्रशिक्षण देंगे तभी तो वो इन बच्चों को साथ में पढ़ा पाएंगे ना, जनरल बच्चों के साथ में। प्रशासकों के उत्थान के लिए कार्यक्रम संसाधित प्रदेश तथा जिला प्रशिक्षण संस्थाओं में, जैसे आपका SCERT डाइट में प्रेक्षकों की निपुणताओं का विकास आदि। उनमें से कुछ प्रमुख आपके किस प्रकार से हैं कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में दिव्यांगों की संख्या में कमी होने के निम्नलिखित कारण हैं। दिव्यांगों की शिक्षा को सामाजिक कल्याण के रूप में देखा जाता है। बालकों की अगर हम बात करें तो बालक, दिव्यांग एवं सामान्य बालक की आपसी संवेदना, माता पिता, समुदाय व दिव्यांग बालकों की संवेदना तथा विशिष्ट एवं सामान्य शिक्षा की आपसी बंधन शिक्षा के क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता था। बाधितों की शिक्षा के लिए जो अधिकांश विशिष्ट संस्थाएं हैं महानगर अथवा नगरों में स्थित है ना। देखो, जो भी हम कह सकते हैं, जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं, जो विशिष्ट बालक होते हैं, जिनको जैसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या भी है, तो उनके जो स्कूल्स होते हैं वो आप देखिए सिटी वगैरह में होते हैं, है ना, तो नगर और ऐसी जगह पे होते हैं। तो बहुत ही कम संस्थाओं को छोड़कर सामान्यतः ऐसा देखने में आता है कि गैर सरकारी शिक्षा संस्थाएं हैं, जिला या तहसील के स्तर पर नहीं है, उनमें उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण भारत में बाधितों की शिक्षा के लिए मात्र 215 जिलों में विशिष्ट संस्थाएं नहीं है, जबकि कागजों पर 1000 विशिष्ट शिक्षण संस्थाएं। समझिएगा बात को, मतलब ऑन एंड पेपर तो 1000 लिखा हुआ है, लेकिन रियलिटी क्या है कि 215 में ही है। तो ये कितना गलत है ना बच्चों को। फिर इसीलिए जो कह सकते हैं, एक तो वो ऐसे ही हैं विशिष्ट, है ना, हम कह सकते हैं, मान लीजिए भाई किसी को कोई प्रकार की दिक्कत है अगर बच्चे को, तो वो तो एक प्रकार से पहले ही थोड़ा सा हम कह सकते हैं विशिष्ट है। और फिर अगर उसको एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो और मतलब कह सकते हैं कि समाज में अपना योगदान नहीं प्रेषित कर पाएगा या कुछ जीवन में थोड़ा सा अपने आप को पिछड़ा देखेगा, है ना। तो अब इसके लिए उनके शिक्षा के लिए ये कदम उठाए गए हैं। जहाँ तक शारीरिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षा का प्रश्न है, इस बारे में अगर हम जो बच्चा जैसे शारीरिक आप देखते हैं कि कोई चलने में असमर्थ होता है, कोई फिंगर्स, किसी के हाथ में कोई दिक्कत होती है, है ना, शारीरिक रूप से अगर कोई बच्चा असमर्थ है, अगर हम उनकी बात करें तो जो आपकी शिक्षा नीति, इनके पास कुछ उपलब्ध साधन पर्याप्त नहीं। इस प्रकार से दिव्यांग की शिक्षा के लिए सामान्य शिक्षा पर बल नहीं देना और सामान्य शिक्षा संस्थाओं को विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं से पूर्णतः भिन्न समझा जाता है। इसमें मुख्यतः शिक्षा हेतु संसाधनों तथा प्रशिक्षकों की कमी है, जिसे कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विभाग पर विकास करने के लिए छोड़ दिया गया है। शैक्षिक क्रियान्वयन के रूप में के अंतर्गत जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के लिए कहा गया है। इसके लिए ये प्रयासरत भी है। पाठ्यक्रम का विकास करना तथा बाधितों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यापकता के लिए लक्ष्य निर्धारित करना आदि के संबंध में कार्य हो रहा है। जबकि राष्ट्रीय शैक्षिक क्रियान्वयन के रूप में गंभीर रूप से बाधितों की विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं पर उचित बल दिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय क्रियान्वयन का प्रारूप विशिष्ट संस्थाओं के विभिन्न प्रकार की सेवाओं के बारे में बल नहीं दिया, अर्थात दृढ़ता नहीं दिखाई। तो इस तरीके से दिक्कतें हैं जो कह सकते हैं हम विशिष्ट बालक हैं, इनके जीवन में आती हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला तो चैप्टर आपका यहीं से हम कर रहे हैं फिनिश। और अब हम लोग जब शुरू करेंगे तो सीधे समूह गत्यात्मकता यानी कि ग्रुप डायनेमिक्स
शुरू करेंगे। ग्रुप डायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो यहीं से आज ही से शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो वाले चैप्टर में इतना कुछ खास नहीं है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो समूह गत्यात्मकता की अगर हम बात करें, ग्रुप डायनेमिक्स की हम बात करें तो देखो, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, सबको पता है भाई, एक सोशल वर्कर हम कह सकते हैं, पर्सन है, एक पर्सनैलिटी है। और वो समूह, यानी समूह का मतलब क्या होता है, एक से अधिक व्यक्ति में, है ना, हो। तो आपने देखा होगा जो मनुष्य है वो समूह में रहते हैं और सामाजिक क्रियाकलापों में भी भाग लेता है। भाई कोई भी चीज़ हो, जैसे होली सेलिब्रेशन है, दिवाली सेलिब्रेशन में कोई त्यौहार है, कहीं कुछ है, तो ये एक तरीके से सामाजिक क्रियाकलापों में भी भाग लेता है। इस तरह जब व्यक्ति एक परिवार में रहता है ना भाई, ऐसा तो सामाजिक प्राणी है ही है, और जब कोई व्यक्ति एक परिवार में रहता है तो उसके सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करता है और एक परिवार के नियमों का पालन भी करता है। जैसे भाई परिवार में सब लोग सुबह 8 बजे उठ जाते हैं, तो सबका वो पालन करेगा, वो व्यक्ति भी 8 बजे उठेगा, है ना। समूह एक व्यापक शब्द है, अपने आप में समूह का मतलब ही क्या है, बहुत बड़ा, बहुत विस्तार है, और अनेक प्रकार की सामाजिक स्थितियों को इंगित करने के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे बारातियों का दल, कीर्तन सुनने के लिए महिलाओं का दल, शैक्षणिक यात्रा समूह, सेवक दल, ये सब क्या है, ग्रुप का एक तरीके से समूह को ही तो दर्शा रहा है। भाई बारातियों के दल में आप देखिए कितने सारे लोग होंगे, तो ये भी एक प्रकार का समूह है। जब कीर्तन सुनने महिलाएं जाएंगी तो वो उनका भी एक दल है, तो एक तरीके से क्या है, ये भी समूह को दर्शा रहा है। तो जो मानव है वो यहीं से सिद्ध हो गया कि क्या है भाई, एक सामाजिक प्राणी है। समूह और व्यक्ति के बीच के पारस्परिक संबंध का स्वरूप क्या होता है, गतिशील होता है। इसका तात्पर्य ये है कि व्यक्ति तथा समूह के बीच संबंध स्थिर व अपरिवर्तनीय न होकर के कैसे होते हैं, अस्थिर एवं परिवर्तनशील होते हैं। यहाँ हम समूह गतिकी का अध्ययन करेंगे, मतलब ग्रुप डायनेमिक्स का अध्ययन करेंगे, जिनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे तो समझ लीजिएगा इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी है। तो इनमें हम क्या जानेंगे कि समूह किसे कहते हैं, सबसे पहली बात कि ग्रुप किसे कहते हैं, उसके बाद में गतिशीलता किसे कहते हैं। भाई सामूहिक गतिशीलता पढ़ रहे हैं ना, समूह गतिकी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो समूह के विषय में पता होना चाहिए, उसके बाद में गतिकी के विषय में पता होना चाहिए। तो इस वजह से इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे समूह किसे कहते हैं, फिर पढ़ेंगे गतिशीलता किसे कहते हैं। ठीक, समूह की विशेषताएं क्या होती हैं, एक अगर ग्रुप है तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, व्यक्तिगत स्तर पर किए जाने वाले व्यवहार, विचार, अभिवृत्ति के सामूहिक स्तर पर किए जाने वाले व्यवहार किस प्रकार से एक दूसरे से अलग होते हैं। उसके बाद में ये सब पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे करके इस चैप्टर के अंतर्गत। जो कार्ट लेविन थे, इनकी थ्योरी आपको इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ाएंगे। 100 जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना, लास्ट में एकदम एंड में चैप्टर में इसकी हम थ्योरी पढ़ाएंगे आपको, कार्ट लेविन की क्या थ्योरी है। कार्ट लेविन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक रूप से कार्य किया, मतलब एक साइंटिफिकली तरीके से काम किया, और जो समूह गतिशीलता है इसको प्रसिद्ध किया। उन्होंने 1945 में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन ग्रुप डायनेमिक्स की स्थापना की, और इससे संबंधित जो भी अनुसंधान कार्य किए वो समूह गतिशीलता में के दो शब्द हैं। कौन कौन से, समूह तथा गतिशीलता, है ना। अब समझिएगा समूह का अर्थ क्या होता है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि समूह का अर्थ प्रायः 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के संगठन से होता है। कितने, देखो या तो हम कह सकते हैं 2 लोग हैं, ठीक है, तो भी ये आपका समूह कहलाएगा। ठीक, अभी भी ये क्या है, एक समूह है। अब मान लीजिए कि इसमें कोई भाई तीसरा पर्सन और आ गया, है ना, मान लो कि भाई पिंकी और शामिल हो गई इसमें, तो भी ये क्या कहलाएगा, ग्रुप ही कहलाएगा। ठीक है, तब भी ये क्या कहलाएगा, ग्रुप ही कहलाएगा। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे मान लो एक कोई और शामिल हो गया करके, ठीक, तो भी ये क्या कहलाएगा, ग्रुप ही कहलाएगा। ठीक, मान लो ये भी शामिल हो गए, अब भी ये क्या है, ग्रुप ही है। ठीक, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चाहे 2 लोग हैं, चाहे 2 से 5 हो जाएं या 2 से अधिक हो जाएं अल्टीमेटली, तो वो सब क्या कहलाएंगे, आपके ग्रुप ही कहलाएंगे, एक समूह कहलाएंगे, एक संगठन कहलाएंगे। यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के संगठन से ही होता है समूह का निर्माण। परंतु मनोविज्ञान में इसका अर्थ थोड़ा सा व्यापक है। ये तो भाई जनरल लैंग्वेज में हमने बता दिया आपको, जो आप सामान्य रूप से समझते हैं चीज़ों को, लेकिन मनोवैज्ञानिक के अनुसार अगर हम बात करें समूह क्या होता है, तो समझिएगा बात को। मनोवैज्ञानिक के अनुसार, साइकोलॉजी के अनुसार, ये एक ऐसा संगठन होता है, कैसा संगठन होता है, ये एक ऐसा संगठन होता है जिनका एक निश्चित आकार होता है तथा वहाँ के सदस्यों में स्व यानी सेल्फ तथा निष्ठा यानी फेथ की भावना होती है, तथा ये मनुष्यों का एकीकरण है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध बनाए रखता है, और यह समूह तब और भी सक्रिय हो जाता है जब सदस्यों की रुचि समान हो। तो यहाँ पर अगर हम साइकोलॉजी के बेसिस पे बात करें तो इन्होंने बताया कि समूह का मतलब ये नहीं कि ग्रुप्स, अब पता चले ऐसे तो भाई नुक्कड़ पे गए, वहाँ मूंगफली लेने के लिए 10 आदमी खड़े हैं, तो क्या वो भी समूह है?
तो हालांकि अब हम साइकोलॉजी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो क्या समूह की विशेषताएं होती, क्या समूह होता है, उसके लिए इन्होंने बताया कि जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उसका एक डेफिनेट आकार होता है, एक निश्चित शेप होता है, और जो यहाँ के सदस्य होते हैं है ना, उनमें निष्ठा की भावना होती है, यानी कि एक फेथ होता है, एक बिलीव होता है, और उसके बाद में आपका स्व यानी सेल्फ की भावना होती है। और इनमें क्या होता है, एकीकरण होता है, जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध को बनाए रखते हैं कि भाई उनको अगर किसी प्रकार का समस्या है तो उनकी हेल्प की गई, उनकी समस्या है तो उनको मदद की गई, है ना। और जब ये जो ग्रुप है ये और ज़्यादा इंटरेस्टेड कब हो जाता है कि भाई पता चले मेरे को भी ट्रैवलिंग करना पसंद है, आपका भी इंटरेस्ट ट्रैवलिंग करने में है ना, और जो एक और ग्रुप का मेंबर है उसको भी ट्रैवलिंग करना पसंद है ना, जो नया मेंबर शामिल हुआ उसको भी घूमना पसंद है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जो ग्रुप है ना ये अब और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि सभी को ही सेम चीज़ें पसंद है, यानी कि सबका जो रुचि है, जो सबका इंटरेस्ट है वो एकदम क्या है, सेम है, समान है। ठीक, तो हम कह सकते हैं यहाँ से। अब देखो अलग अलग जो आपके वैज्ञानिक रहे इन्होंने अपनी बातें बताई हैं ग्रुप को लेकर के कि समूह क्या है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि समूह के विषय में पढ़ेंगे, फिर गतिकी के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समूह। तो एडवर्ड आमिर जी के अनुसार बताया गया कि जिससे सदस्य एक दूसरे के निकट रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। इनके अनुसार बताया गया। शरीफ तथा शरीफ के अनुसार बताया गया कि समूह एक सामाजिक इकाई है, यानी कि एक सोशल यूनिट है जिसमें कई व्यक्ति होते हैं और जो एक दूसरे के एक निश्चित पद तथा भूमिका के आधार पर संबंधित होते हैं। ऐसे अपने मूल्य या मापदंड होते हैं जो वैयक्तिक सदस्य के व्यवहारों को निश्चित करते हैं या कम से कम समूह के लिए होने वाले परिणामों से संबंधित व्यवहारों का भी विचलन करते हैं। न्यूकॉप के अनुसार क्या बताया गया, तो देखिएगा न्यूकॉप के अनुसार बताया गया कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के क्या कहा जाता है, समूह कहा जाता है, जो कुछ चीज़ों के बारे में मानदंड में हिस्सा बांटते हैं तथा जिनकी सामाजिक भूमिकाएं घनिष्ठ रूप से अंतर्बद्ध होती हैं। इस प्रकार से आपके इस तरह हम कह सकते हैं कि समूह केवल एकीकरण ही नहीं बल्कि इसकी अपनी क्या होती हैं, विशेषताएं भी होती हैं। अब समूह की क्या विशेषताएं होती हैं तो आइए समझते हैं भाई। तो देखिएगा भाई कि समूह की क्या विशेषताएं होती है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। कि पहली विशेषता देखो, ये ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ना आप ये मान के चलिए लॉन्ग अगर बनेगा तो पूरा ही बन जाएगा, पूरा कि समूह गत्यात्मकता का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं सब समझाओ। अगर शॉर्ट में बनेगा तो पूछ लेगा कि समूह गत्यात्मकता के विशेषताएं, समूह गत्यात्मकता का अर्थ तथा विशेषताएं समझाइए, है ना। तो इस तरीके से बन सकता है। और अगर मान लीजिए कि पूछ लिया जाए कह सकते हैं एमसीक्यूज में, तो उसका भी फॉर्मेट इसी से बनेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल। और एक बार पहले तो सेशन को शेयर कर दो भाई, नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया है, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और लाइक भी कर दीजिए। देखिए हम आपके कमेंट्स अभी तो देख नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कुछ पूछना है या आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो आप एक नॉर्मल सा भी कमेंट कर सकते हैं, है ना। ठीक है भाई, तो आइए शुरू करते हैं कि एक ग्रुप की क्या विशेषताएं होती है। देखो अगर आपको अपने ग्रुप को भी अच्छे से मेंटेन करके चलना है ना, तो आपके अंदर और आपके ग्रुप मेंबर्स में क्या विशेषताएं होती है ये समझो भाई। हम लोगों के ग्रुप्स होते हैं ना, कैसे, जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो ग्रुप होता है, खाना खाना होता है तो ग्रुप हो गया, कहीं खेलने जाना है तो ग्रुप है ना, कहीं पार्टी एंजॉय करनी है तो ग्रुप हो गया। तो ग्रुप का एक अलग ही मजा है। अब लेकिन एक ग्रुप की क्या विशेषताएं होती हैं ये समझिएगा अल्टीमेट तरीके से। तो पहला है कि समूह एक सामाजिक इकाई है। देखिए समूह एक सामाजिक इकाई का ही रूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं। समूह एक मनोवैज्ञानिक आधार होता है जिससे व्यक्तियों की रचना होती है तथा वे मनोवैज्ञानिक रूप से एक दूसरे के साथ क्या अंतःक्रिया करते हैं। समूह के सदस्यों के बीच में समान समझ होती है तथा उनमें चेतन तथा अचेतन एकता भी पाई जाती है। समूह के सदस्यों के बीच अंतःक्रिया किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वह आमने सामने की हो, शारीरिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, लिखित हो या शाब्दिक हो, है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें समूह के सदस्यों के बीच में निश्चित मात्रा में लेन देन तथा हम व सहानुभूति की भावना होती है। देखिए मैं हमेशा हम का ही प्रयोग करती हूँ। आपने मेरे मुंह से बहुत कम मैं सुना होगा, है ना। हमको ऐसा लगता है कि हम जब भी पढ़ा रहे होते हैं तो ये क्या है, एक समूह ही तो है, आप बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना, ये हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये हम क्या है कि सब एक समूह है ना पूरा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कुछ एक निश्चित मात्रा में लेन देन में, तो भाई उनको आज किसी प्रकार की ज़रूरत है तो मैंने उनको कुछ दे दिया, मुझे कल किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे मेरे ग्रुप मेंबर्स से मिल गया। ठीक है भाई। तो समूह के लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने
कि समूह का सदस्य समझें। और उदाहरण के लिए आप देख सकते हो कि रेलवे स्टेशन पर व्यक्तियों के संगठन को हम एक समूह नहीं कह सकते, क्योंकि ये व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित ही नहीं होते और तथा ना ही उनके संबंधित होने की कल्पना हम करते हैं, इसलिए हम उनके लिए समूह नहीं कह सकते। भाई तो मैंने आपको सबसे पहले कहा कि पता चले 10 लोग मूंगफली के ठेले पर मूंगफली लेने के लिए खड़े हैं, तो क्या वो एक समूह हो गया? नहीं भाई, वो एक समूह नहीं हुआ, है ना। वो और ना हम ये अपेक्षा कर सकते हैं, ऐसे तो हम मूंगफली लेने पहुंचे 5 मिनट में तो समूह, फिर 2 मिनट में आप आ गए तो समूह, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। समूह के सदस्यों के बीच समझिएगा समान लक्ष्य होते हैं। भाई देखिए कि आप देखिए, आपको भी बीएड पढ़ना है, ठीक है, समझिएगा बात को, आपको भी बीएड पढ़ना है, आपको भी बीएड पढ़ना है, तो चाहे आयशा हो तो चाहे चांदनी हो, है ना, और चाहे आप हो, सब लोग मिल करके एक साथ क्लास ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो क्या है? सेम है, सिमिलर है, कि भाई आपको 3rd सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपका ये सब्जेक्ट विषय है तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समूह के सदस्यों के बीच समान लक्ष्य तथा समान कार्य की प्रवृत्ति पाई जाती है। साथ ही साथ वे एक सामान्य मानक से भी निर्देशित होते हैं तथा प्रत्येक सदस्य मूल्यों को महत्व भी प्रदान करता है। समूह के सदस्यों की समान रुचियां या दृष्टिकोण होते हैं, इसके बिना कोई समूह प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकता है। समूह के सदस्यों का परिणाम समूह के सदस्यों पर समान रूप से पड़ता है तथा सदस्यों के व्यवहार द्वारा ही समूह को व्यवहार प्रभावित होता है। समूह के सदस्यों की अंतिम विशेषता की अगर हम बात करें तो समूह के सदस्यों की अंतिम विशेषता ये होती है कि प्रत्येक सदस्य की जो नियति होती है वो दूसरे से जुड़ी हुई होती है और इस प्रकार इनमें अन्योन्य आश्रितता यानी कि इंटरडिपेंडेंट की भावना होती है, आपस में एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। इन विशेषताओं के आधार पर हम क्या कह सकते हैं? देखो ये कॉन्क्लूजन निकाला गया, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्या कॉन्क्लूजन निकाला गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि समूह जो है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी इकाई है जिसके सदस्य सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक खास तरह के मानक के अनुसार परस्पर क्या होते हैं? निर्भर रहते हुए अंतःक्रिया करते हैं। ठीक, तो ये आपने क्या समझ लिया, समूह क्या होता है, समूह के परिभाषाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार, और उसके बाद में समूह की क्या विशेषताएं होती हैं ये आपने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे कि गतिशीलता का अर्थ क्या होता है। भाई चैप्टर का नाम ही है सामूहिक गत्यात्मकता, सामूहिक गतिकी, ग्रुप डायनामिक्स। तो अब पहले तो आपने ग्रुप का मतलब समझ लिया कि ग्रुप का क्या मतलब था, क्या मीनिंग्स थी, क्या चीज़ें थी। अब हम लोग किसके विषय में चर्चा करेंगे, तो क्या डायनामिक का क्या मतलब होता है, गतिशीलता का क्या अर्थ होता है ना। उसके बाद में पूरा पढ़ेंगे कि कंप्लीट समूह गत्यात्मकता का क्या अर्थ होता है। तो पहले गति समझो क्या है, गतिशीलता क्या है। गतिशीलता जो शब्द है वो आपका गतिशीलता का अर्थ होता है गति, जो एक ग्रीक भाषा के शब्द से निकाला गया है जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपका एमसीक्यूज में बनता तो यही पूछा जा सकता है कि भाई गतिशीलता का अर्थ क्या होता है, तो अब 4 ऑप्शन होंगे, गति, चाल, समय, दूरी। तो आप क्या बताएंगे? गति। ये भी पूछा जा सकता है कि गति शब्द किस भाषा से लिया गया, लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी, ग्रीक। तो आप क्या बताते? ग्रीक, है ना। उसके बाद में पूछा जा सकता है कि गति का अर्थ क्या होता है, चलना, घूमना, चाल या फिर शक्ति। तो जो बच्चा पढ़ के गया उसी को पता होगा कि क्या होगा, शक्ति। इस तरीके से एमसीक्यूज बन सकता है यहाँ से कि गतिशीलता का अर्थ क्या होता है, गति होता है जो एक ग्रीक भाषा के शब्द से निकाला गया है और इसका अर्थ किससे होता है, तो शक्ति से होता है। अब अगर वहीं हम बात करें समूह गत्यात्मकता से कि क्या होता है, गतिकी यानी ग्रुप डायनामिक्स। अब आपने क्या क्या पढ़ लिया, देखो समूह पढ़ लिया, है ना। उसके बाद में गत्यात्मकता यानी कि गति पढ़ लिया। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे और पूरा मिला करके क्या पढ़ेंगे, समूह गतिकी या समूह गत्यात्मकता, जिसे आप क्या कहते हैं, ग्रुप डायनामिक्स कहेंगे। ठीक है, तो जो आपका चैप्टर है उसको अल्टीमेटली तरीके से हम पढ़ रहे होंगे। समूह गतिकी शब्द का प्रयोग पिछले 50 वर्षों से ही हुआ है। कितने? बीते 50 वर्षों से हुआ है। सबसे पहले इस प्रत्यय को किसने यूज़ किया था, तो कर्ट लेविन ने 1945 में प्रयोग किया। लेविन के अनुसार इससे तात्पर्य एक छोटे समूह से होता है तथा इन समूह के सदस्यों के प्रभाव से होता है तथा इन सदस्यों का व्यवहार एक निश्चित दिशा में परिवर्तित होता है जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। दूसरे शब्दों में इससे तात्पर्य उस शक्ति का ज्ञान होता है जो किसी समूह में कार्य करती है। ये उन परिवर्तनों के क्षेत्र में होता है जिसमें समूह के सदस्य एक दूसरे पर बल या प्रभाव डालते हैं। ये बल आपके 2 प्रकार के होते हैं, सशक्तिशील बल तथा विघटनकारी बल। कैसे बल होते हैं? 2 प्रकार के, एक तो सशक्ति बल और दूसरा विघटनकारी बल। जब सदस्यों के बीच संबंध सहयोगी होता है, समझिएगा, जब एक ग्रुप में भाई जब सब लोग मिल के रह रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं, तो वहाँ पर जब बल होगा वो सशक्तिशील, है ना, सशक्तिशील बल होगा। और यही जब मान लो,
है ना। और इस बल के अंतर्गत सदस्यों की अधिकतम संतुष्टि भी होती है। अब जब समूह के सदस्यों में वैयक्तिक तथा सामूहिक लक्ष्य में संघर्ष होता है ना, मान लीजिए किसी प्रकार के से लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो इन दोनों के जो बीच बल लगेगा या इन सदस्यों के बीच में जो संचार की कमी हो जाएगी, तब जब इन लोगों के बीच वो जो बल होगा उसको हम विघटनकारी बल कहेंगे। और इस समूह के सदस्यों की कम से कम आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। अब समूह गत्यात्मकता की क्या जो है विशेषताएं होती हैं, इनके विषय में अगर हम बात करें तो समूह के अंदर रहने वाले सदस्यों के प्रभावी समझिएगा कि प्रभावों का अध्ययन किया जाता है जो उसके व्यवहार में परिवर्तन ला देते हैं या उनका व्यवहार प्रभावित होता है। समूह गतिकी के अंतर्गत उनके सदस्यों के बीच एकता, समर्पण तथा सहानुभूति पाई जाती है तथा उनके मानदंड, परंपराएं तथा नियम भी होते हैं। ठीक है। समूह के सदस्यों के बीच पाया जाने वाला सशक्तिशील बल तथा विघटनकारी बल व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ला देता है और छोटे समूह में परिवर्तन की संभावना अधिक रहती है। भाई छोटा जो समूह है उसके में परिवर्तन की संभावना अधिक रहती है क्योंकि उनके भीतर बलों का प्रभाव जो होता है वो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। समूह के सदस्यों में एक ही उद्देश्य के साथ आंतरिक शक्ति होती है जो समूह के लिए रोमांच का कार्य करती है। अब समूह गत्यात्मकता जो है, गतिकी जो है या समूह गतिकी जो है, इनके क्या कारक होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं ग्रुप डायनामिक्स के, तो वो हम आपको बता दें कि जो समूह गत्यात्मकता होती है, जो समूह गतिकी होती है, इनके अंतर्गत कुछ निम्न कार्य करते हैं। कुछ ये फैक्टर्स हैं जो एक ग्रुप के क्या डायनामिक के अंतर्गत कार्य करते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा चीज़ों को। पहला तो व्यक्तिगत लक्ष्य, दूसरा अंतःक्रिया, फिर प्रजातांत्रिक वातावरण, समूह का आकार, उसके बाद में सामूहिक लक्ष्य, प्रतियोगिता की भावना, आवश्यकताओं की पूर्ति और समूह का अपनापन। ये जो है ये आपके समूह गत्यात्मकता के क्या गतिकी के कार्य हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब विद्यालय में समूह गत्यात्मकता का विकास से संबंधित चीज़ें है ना, इस तरीके से जो भी पूरी चीज़ें हैं वो अब हम ना, उसके बाद में आपका क्या है कार्ट 11 का सिद्धांत, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ट 11 की थ्योरी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कार्ट 11 की जो थ्योरी थी पूरी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। ठीक है, चलो विद्यालय में समूह गत्यात्मकता का जो विकास है ये भी पढ़ा देते हैं आपको। फिर उसके बाद में हम कार्ट 11 की जो थ्योरी है वो कल एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे ना। तो ये भी समझ लो भाई, आज यही क्यों रह जाए। तो यहाँ कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनके कारण विद्यालय में समूह गतिशीलता का विकास किया जाता है। सबसे पहले विद्यालय की संस्कृति, नियमों, मूल्यों का ज्ञान शिक्षक तथा छात्र दोनों का होना चाहिए। विद्यालय में जगह जगह पर नीतिपरक वाक्य लिखो ना। आप देखते होंगे कि बहुत से क्या सारे ही जगह पे आप देखिए सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित है ना, हम पढ़ें सब पढ़ें, ऐसे करके बहुत सारे क्या होते हैं नीतिपरक वाक्य लिखे होते हैं ना, हमें सच बोलना चाहिए, या बहुत सारे अल्टीमेट थॉट्स लिखे होते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों को क्या मिल रहा होता है, मोटिवेशन मिल रही होती है। महान विद्वानों की जयंती जब होती है, जैसे आपने देखा होगा चाचा नेहरू हो, चाहे आपके महात्मा गांधी जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे जो भी मतलब जो भी आपके महान विद्वान रहे हैं, इनकी जब भी जयंती होती है तो उस पर हर्ष उल्लास पूर्वक उनको इस सेलिब्रेट करना चाहिए। विद्यालय में विभिन्न उत्सव शांति जैसे स्मार्ट शांति मार्च, रैली आदि का आयोजन भी करना चाहिए। इसके साथ साथ साक्षरता रैली जैसे मेहंदी प्रतियोगिता जैसे पाठ्य सहगामी क्रिया मतलब कह सकते हैं क्लासेस के साथ में जो और भी अदर्स एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी करवानी चाहिए। बच्चों के अंतर्गत शील गुणों तथा नेतृत्व के गुणों का विकास करना चाहिए। कक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्र आपस में अधिक से अधिक अंतःक्रिया कर सके, जिसके अंतर्गत सहयोग, सक्रियता तथा सामुदायिकता की भावना का विकास भी हो सके। बच्चों के योजना विधि से कार्य करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब उसके बाद में इनके क्या शैक्षिक विद्यालय समूह गत्यात्मकता के विकास की अगर हम बात करें तो विद्यालय की संस्कृति, नियम है ना। अब इनके तो ये तो आप पढ़ चुके हैं पूरे 7 पॉइंट्स। अब समूह गत्यात्मकता यानी गतिकी का शैक्षिक महत्व क्या होता है, इसके विषय में अगर हम आपको बताएं तो आधुनिक समय में समूह गतिकी का महत्व केवल सामाजिक मनोविज्ञान में ही नहीं बल्कि शिक्षा मनोविज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी हुआ है। इसका ज्ञान होने पर शिक्षकों को विशेष लाभ भी प्राप्त होता है। सबसे पहला, समूह गतिकी के ज्ञान होने से छात्रों के मानसिक स्तर को सही कर सकते हैं। छात्रों को उस बल का ज्ञान हो जाता है जिसके कारण उनमें आपस में संघर्ष, मानसिक तनाव उत्पन्न होता है तथा जिसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। समूह गतिकी का ज्ञान होने पर शिक्षक पाठ्यक्रम के अनुरूप उचित अध्यापन विधियां अपना लेते हैं। यदि अध्यापक को समूह गतिकी का ज्ञान है यानी कि बच्चों के ग्रुप का ये सब चीज़ों का नॉलेज है तो वो बच्चों को मूल समस्याओं का कारण पता लगाकर उसके साथ क्या कर सकता है, उनकी जो समस्याएं उसको निराकरण करने की कोशिश कर सकता है। समूह गतिकी के आधार पर जिन बच्चों को शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाता है वे उसमें व्याप्त असुरक्षा की भावना, हीनता की भावना को दूर कर सकते हैं। इसके द्वारा शिक्षक को छात्रों में सहयोगिता, आत्मसम्मान आदि शील गुणों
के विकसित करने में भी सहायता मिलती है। साथ में हम कह सकते हैं यहाँ से ये स्पष्ट है कि समूह गतिकी द्वारा कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा के लिए काफ़ी है तथा इसके द्वारा शिक्षक अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से भी कर पाते हैं। अब ये जो आपकी कर्ट लेविन की थ्योरी है, समझिएगा बात को, तो देखो कर्ट लेविन की थ्योरी यहाँ पर बुक में बहुत बड़ी तरीके से दी हुई है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट करके इन्होंने समझाया हुआ है। तो देखो मेरा मन होगा तो हम इस चीज़ को इससे पढ़ाएंगे। कल ये आपका पूरा अल्टीमेट तरीके से हम यूनिट 3 आपकी कवर कर देंगे, फिर यूनिट 4 शुरू करेंगे, याद रखिएगा, है ना। अब देखो जो कर्ट लेविन का सिद्धांत है आपका, तो हो सकता है कि वो मैं अपनी खुद की स्लाइड्स बना करके लेके आऊँ, है ना, उसके हिसाब से हम आपको क्लासेस कर्ट लेविन की जो थ्योरी है पूरी वो कवर अप करवाएं, है ना। ज़रूरी नहीं कि हम बुक से ही पढ़ाएं आपको, ये मेरे ऊपर है कि मैं कैसे पढ़ाऊंगी। मैं पहले चेकआउट करूंगी, अगर बुक का कंटेंट आपके लिए मतलब आप उससे अच्छे से समझ पाएंगे तो हम बुक से पढ़ाएंगे। अन्यथा की स्थिति में हम एक काम करेंगे कि जो कर्ट लेविन की थ्योरी है ना, अगर मुझे लगेगा कि बुक से समझने में आप असमर्थ हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं तो हम उसके लिए कुछ अपनी स्लाइड्स बना करके लाएंगे, कुछ एक अलग अल्टीमेट सेशन रखेंगे जिसमें हम आपको इस थ्योरी को अल्टीमेट तरीके से पढ़ा रहे होंगे, ताकि एक ही बार में ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएं, ताकि आपसे कभी भी कोई पूछे या लिखने को आ जाए तो अल्टीमेट तरीके से आप लिख पाएँ चीज़ों को, ठीक है। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, होप सो। अब एक बार आपको क्या करना है, फटाफट से इस सेशन को लाइक कर देना है। यहाँ से हम बता दें आप लोग, हम एकदम अंतिम चरण में हैं यूनिट 3 खत्म होने के, और कल ये मान के चलिए आपकी ये यूनिट 3 खत्म हो जाएगी, परसों से आपकी यूनिट 4 हम क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो ये बहुत ही अल्टीमेट मूवमेंट है आपके लिए कि ये मान के चलिए आप, मेरा अपना टारगेट है कि अक्टूबर तक तो हर हालत में आपका एकदम अल्टीमेट तरीके से कोर्स निपटा देंगे। 1 महीने तो केवल रेगुलर प्रैक्टिस चलेगी, क्वेश्चन आंसर कि कहीं से भी प्रश्न बने फिर कहीं से छूट के जाना नहीं चाहिए। तो देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन। एक बार फटाफट से आप सेशन को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जैसे हम आपको ये कवर करा रहे हैं ऐसे ही हम आपको और भी चीज़ें कवर करवाएंगे, बस आप चैनल पर बने रहिए, है ना। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि यस मैम नोट्स से पढ़ा दीजिए आप, या अपनी स्लाइड से पढ़ा दीजिए, अपनी PDF से पढ़ा दीजिए, और उसके बाद में लाइक करना तो भूलना ही नहीं है। अब हम लोग कब मिलेंगे, कल सुबह 10 बजे मिलेंगे, ठीक। और तब तक के लिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, साथ में सीटेट की, और अगर PET का पेपर लगा तो आप उसकी तैयारी भी करनी है, ठीक। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।